नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे को नई वीडियो में। और आज हम आपका जिससे परिचय करवाने वाले हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं गॉट फार्मिंग और बहुत ही अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं। आप लोग मिल सकते हैं हमारे किसान भाई से। तो आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह मालविया है। मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। लेकिन ये जो मेरा गॉट फार्म है इसका नाम है जसमिया गॉट फार्म। और ये जो जसमिया नाम रखा है मैंने मेरे गॉट फार्म का, मेरे गांव का नाम है जसमिया, जो कि देवास जिले की टोंकखुर तहसील में आता है। और मैंने अपने गांव के नाम से ही इस फार्म का नाम रखा है जसमिया गॉट फार्म। जी तो सर आप बताना चाहेंगे कि आपने इस फार्मिंग को क्यों अपनाया, मतलब आपका क्या मोटिव था इस फार्म को अपनाने के पीछे? एक्चुअली ये हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसको पहली बार मैंने 98 में शुरू करना चाहा था। यस सर। लेकिन उस समय प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण मैं इसको कर नहीं पाया। उसके बाद मैंने फिर इसको 2012 में करना चाहा, लेकिन फिर वही लैक ऑफ नॉलेज के कारण फिर नहीं कर पाया। यस सर। और तीसरी बार लॉकडाउन के टाइम पर 2022 में 2021 का एंड था और 2022 की शुरुआत थी, तब वापस से मुझे इसका मौका मिला इसकी ट्रेनिंग अटेंड करने का। तब से फिर मैंने मन बना लिया कि हाँ, मुझे यही करना है। अच्छा, तो सर आप बताना चाहेंगे कि जब आपने इसकी शुरुआती अवस्था चालू की थी तब इस समय आपको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था? सबसे पहली प्रॉब्लम तो अपने रिलेटिव ही रहते हैं अच्छा। या अपने मिलने जुलने वाले रहते हैं। हाँ। एक्चुअली क्या होता है, उन लोगों के अलग व्यूज़ रहते हैं, अपने अलग व्यूज़ रहते हैं। सही बात है। तो जो पहला प्रॉब्लम मेरे को आया कि मेरे खेत के अंदर जो हमारा एक्चुअल जो रास्ता था वो हमारा रास्ता ही ख़त्म कर दिया गया। यस सर। लेकिन बाद में हमने उस मैटर को सॉर्ट आउट किया और अपना रास्ता सेपरेट निकाल करके फिर मैंने इसकी शुरुआत किया। अच्छा, तो सर जब आपने शुरुआत इसकी की थी तो आपको लगभग कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ी? एक्चुअली ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये है NLM योजना के तहत। अच्छा। NLM का फुल फॉर्म होता है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पशुधन योजना। ये 500 प्लस 25 का गॉट फार्म है, 500 बकरी प्लस 25 बकरे। जी, ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन ये जो आप शेड देख रहे हैं ये पूरा शेड करीब 55 लाख का पड़ा है। जी। तो राहुल भाई, मैं कहना चाहूँगा कि आप एक बार इस व्यू को दिखा दीजिए जहाँ पर भाई हमारे बहुत ही अच्छी गॉट फार्मिंग कर रहे हैं। एक बार दिखाइए इन सब हमारे पशुओं को, मीन्स बकरी। तो सर मैं पूछना चाहूँगा इसमें आपने कौन कौन सी वैरायटी की बकरियों को पाला हुआ है? मेरे पास में 4 वैरायटी हैं। पहली है सिरोही, यस सर। दूसरी है जखराना, यस सर। तीसरी है करौली, चौथी है मक्काचीना। तो आपको इन सब में से सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी लगती है? देखा जाए तो सारी वैरायटी सही है, लेकिन अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सिरोही बेस्ट है। अच्छा। जी। तो सर मेरा ये कहना है कि आप सिर्फ अभी गॉट फार्मिंग कर रहे हैं या फिर और अदर कुछ? अभी मैं गॉट फार्मिंग कर रहा हूँ, इसके साथ में मेरा कड़कनाथ का फार्म भी है। यस सर। मेरा पूरे गॉट फार्म का नाम है जसमिया गॉट फार्म, एक बार गॉट एंड कड़कनाथ फार्म ब्रीडिंग एंड ट्रेडिंग सेंटर। अच्छा। ये पूरा इसका नाम है। एक बार लोकेशन फिर से बता दीजिए जैसे कोई आना चाहे। अगर कोई आना चाहता है तो गूगल मैप के ऊपर जसमिया गॉट फार्म डालेगा। जसमिया की स्पेलिंग है JASMIYA। अच्छा। जसमिया गॉट GOAT फार्म FARM फार्म, ये डालेगा तो इतने में ही मेरा लोकेशन पूरा आ जाएगा। जी। तो सर फिर आप जैसे इनमें कुछ मुख्य डिसीज़ मतलब बीमारियां कौन कौन सी आपने इनमें देखी? एक्चुअली जब भी हम बकरियां लाते हैं, जब भी हम यहाँ पर पहला लॉट हमारा बकरी का लेके आते हैं, तो सबसे पहले जो बीमारी आती है वो आती है PPR की। अच्छा। PPR के लक्षण है बकरियों को दस्त लगना, नाक से स्राव आना, हाँ। आँख से स्राव आना, और बकरियां एक कोने में जाकर के खड़ी हो जाती है। दस्त इतने खतरनाक लगते हैं कि वो इजीली ठीक नहीं होते हैं। ये इसकी पहली बीमारी है और यही बकरियों का प्लेग है। अगर आपने इस पर काबू पा लिया तो आप बकरी फार्म गॉट फार्मिंग में सक्सेस हो सकते हैं। अच्छा। और सर जब आपने इसकी शुरुआत की थी तब जो कैपिटल था उसमें गवर्नमेंट ने कुछ योगदान दी थी? बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मैंने कि आपको पहले ही बताया था कि ये मेरा NLM योजना के तहत है। यस सर। तो इसमें सब्सिडी मिली है, मेरी एक सब्सिडी आ चुकी है, दूसरी के लिए अभी मुझे अप्लाई करना है। अच्छा। और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर थोड़ा सा घूम कर देखा तो मुझे जो वाटर सोर्स से पानी जहाँ से बकरियाँ पीती है जी। उसमें जो वाइट कलर का जो सब्सटेंस लगा हुआ है वो देखने को मिला, तो आप उसके बारे ये में चूना है। अच्छा। ये खाने वाला जो चूना रहता है हाँ हाँ। वो चूना है। चूने 2 तरह के आते हैं, एक हाँ। खाने वाला और एक फेंकने वाला, हाँ। फूकने वाला। ये खाने वाला चूना है, ये करीब 20 रुपये किलो पड़ता है। यस सर। और इसको जब हम पानी में डालते हैं तो जानवरों के अंदर जो कैल्शियम की जो कमी है उसकी पूर्ति हो जाती है। हाँ तभी। पानी भी साफ हो जाता है और कैल्शियम भी उनको कैल्शियम भी उनको मिल जाता मिल जाता है। है। जी। यस सर।
और ये जो आपकी एक बकरी की जो कॉस्ट आपको लगी थी खरीदने में, वो लगभग आपको कितने रुपए लगा होगा? एक्चुअली प्रोजेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो बकरी मेरे 12,000 की मेरे को प्रोजेक्ट कॉस्ट में है। प्रोजेक्ट में बकरी की कॉस्टिंग है 12,000, लेकिन जब हम बकरियां खरीदने जाते हैं तो कोई 15,000 की पड़ती, कोई 18,000 की पड़ती, कोई 20,000 की पड़ती है। उसकी हेल्थ और हाइट के हिसाब से बकरी का रेट वेरी होता रहता है। अच्छा। तो ये आपका एक एडिशनल खर्चा है। मान लीजिए अगर आपकी प्रोजेक्ट में बकरी की कॉस्ट है 12,000, वो 12,000 में बहुत कम मिल पाता है, लेकिन ज़्यादा का ही मिलता है। सही बात है। और ब्रीडर मेरे 70,000 के हैं 2। तो राहुल भाई ब्रीडर को दिखाइए एक बार, जैसे कि आप लोग ब्रीडर को देख सकते हैं। ये है ब्रीडर हमारा सिरोही का, और एक ब्रीडर वो उधर पर खड़ा हुआ है। खड़ा था अभी, वो बैठा है, वो देखिए। ये करौली का ब्रीडर, करौली का। वो करौली का ब्रीडर है। यस सर। तो सर जो हाँ, टैग के बारे में पूछ लेते हैं। तो सर जैसे कि इन सभी के कानों में जो टैग लगा हुआ है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। जी जी, ये टैग एक्चुअली ये टैग इंश्योरेंस के हैं। मेरी जितनी भी बकरियां हैं या बकरे हैं, यस। उन सभी के इंश्योरेंस हो रखे हैं, और बैंक के थ्रू इंश्योरेंस है। तो सर जब आप इनका इंश्योरेंस करवाते हैं तो पर बकरी का क्या खर्च आता है? प्रोजेक्ट को गोट की कॉस्ट का 4% आता है। अच्छा। जी जी जी। तो जैसे कि यहाँ पर भाई आप देख पा रहे हैं कितना अच्छा गॉट फार्म है। और सर जब आपने इसकी नींव रखी थी, मतलब जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, तो इसका क्या कॉस्ट था बनाने का पूरा? ये लगभग 55 लाख का पड़ा है मेरे को ये कॉस्ट। इसका कॉस्ट बनाने का। और अब ये तो एक बार स्थायी है, अब ये इसमें परमानेंट हो चुका है। अब इसमें एडिशनल खर्चा नहीं है। नहीं है। लेकिन अभी जैसे मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, मेरे को अभी 1 सवा साल हुआ है इसमें। 9 अप्रैल 2023 को मेरा पहला लोड था बकरी का, और तब से भी आप देखेंगे यहाँ पर कहीं कहीं पे कभी भराव करना बाकी है। यस सर। तो ये अब चूंकि बरसात स्टार्ट हो गई थी, अब ये जो भराव है ये अब अगले सीज़न में ही गर्मी में हो पाएगा। थोड़ा सा काम बचा है, बाकी ये देखा जाए तो मैक्सिमम हो चुका है। तो सर आपने सबसे पहले बकरी पालन चालू किया था या मुर्गी पालन? पहले मैंने कड़कनाथ का शुरू करा, अच्छा। जो कि हमारा खुद के पैसे का इन्वेस्टमेंट हमने करा, उसमें गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं लिया। हाँ। हमारा जो NLM की योजना के तहत है, ये तो हमारा गोट फार्म का ही है। अच्छा। तो पहले हमने जैसे 9 जनवरी 2023 को मेरा पहला लोट आया था कड़कनाथ का। उसके बाद में 9 अप्रैल 2023 को मेरा पहला लोट आया बकरी का। तो सर आप क्या सोच रहे हैं कि मतलब खेती अच्छी है या फिर गोट फार्मिंग या फिर पोल्ट्री फार्मिंग? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, खेती को अगर हम व्यावसायिक तरीके से या एग्जॉटिक फार्मिंग की तरह से करें तो खेती हमें लाभ देती है। यस सर। लेकिन अगर हम परंपरागत खेती करें तो परंपरागत खेती हमें लाभ नहीं देती है, सही बात। क्योंकि उसके खर्चे फिक्स रहते हैं और उसका प्रोडक्शन भी लगभग फिक्स रहता है। और जो सीजनल खेतियाँ रहती है, इन सीजनल खेतियों में जो मैंने फील करा है, किसान तीसरे साल ही कमा पाता है, सही। क्योंकि साल 2 साल तो वो पिटाता है, तीसरे साल वो कमाता है। जी। यस सर। बाकी ये जो फार्मिंग है, जैसे गोट फार्मिंग हो गई, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, फिशरी हो गई, पिगरी हो गई, इस तरह की अगर हम फार्मिंग करते हैं तो वास्तव में देखा जाए तो पहले शुरू के 2 साल हमें बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन 2 साल के बाद में हमें इसका रिटर्न आना चालू होता है। यस सर। तो सर जो आपने बताया जैसे कि सब चीज़ों के बारे में, तो जो लेबरिंग कॉस्ट है, जैसे कि आप अकेले तो कर नहीं रहेंगे, जो लेबरिंग कॉस्ट है वो लगभग आपको कितना पड़ जाता है? एक्चुअली देखा जाए तो 100 बकरी के ऊपर हमें 2 लेबर चाहिए। यस सर। लेकिन लेबर के साथ साथ हमारा खुद का भी रहना जरूरी है। बहुत तो ये मान करके चलो कि 100 बकरी के ऊपर 3 लेबर चाहिए। ऐसा इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, देखा जाए तो एक लेबर भी पूरा काम कर सकती है, यस सर। लेकिन वो लेबर अकेली इनको दाना देगी, इनको चारा देगी, इनकी साफ सफाई करेगी तो परेशान हो जाएगी। यस सर। लेकिन जब हम ग्रुप में काम करते हैं, साथ में मिल करके करते हैं, या 1 से 2 से 3 हमारे सहयोगी रहते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पर लेबर कोई नहीं है, हाँ। सब हमारे कर्मचारी हैं, और हम सब साथ में मिलकर के इस काम को करते हैं। यस सर। अगर 525 का हमारा फार्म है तो ये मान करके चलिए 5 से 6 एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए, प्लस हम अलग से। यस सर। हमारा काम मैनेजमेंट का रहता है, और साथ में अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सपोर्ट करना रहता है। जी। तो सर जैसे कि ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें एक जो कमरे में लगभग आप कितनी बकरियों को रखते हैं? एक स्ट्रक्चर में यदि हम आपको अंदर से दिखाएं यस सर। तो एक में हम 20 बकरियों को रखते हैं। तो दोस्तों एक बार हम अंदर भी देख लेते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सर ने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी सुव्यवस्थित यहाँ पर रखा हुआ है सब चीज़ों को।
और सर जो फीडिंग खर्च है, जैसे कि सबको पता है कि इनमें जो फीडिंग खर्च आता है ये बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल। तो आप इसको कंट्रोल कैसे करते हैं? फीडिंग खर्च ही सबसे बड़ा खर्चा है। कारण क्या है, क्योंकि शुरू के 2 साल तो आपको यहाँ से इनकम होना नहीं है। यस सर। जाहिर सी बात है, जब शुरू के 2 साल आपको इनकम नहीं होगा तो फीडिंग का कॉस्ट तो आपका बढ़ना ही है। यस सर। तो फीडिंग के कॉस्ट को हम कम करते हैं हरे चारे से, यस सर। क्योंकि जो सूखा चारा ये हमको खरीदना पड़ता है। जी। लेकिन हरा चारा अगर हमने अब हमारे पास में, जैसे मेरा 525 बकरे बकरी का फार्म है, यस सर। तो 525 बकरे बकरी की जो कंडीशंस रहती है वो करीब 5 एकड़ की रहती है। जी। अगर हम बीघे में बात करें तो लगभग 8 से 10 बीघा ज़मीन चाहिए रहती है, जिसमें से 6 बीघा का हम इसमें ग्रीन फॉडर बो सकते हैं, हरा चारा बो सकते हैं। और वो जो 6 बीघे का हरा चारा है वो हमारी कॉस्टिंग को कम कर सकता है। जी तो सर जैसे आपने बताया कि जो फॉडर है वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, हाँ। तो जो हरा चारा है वो तो आप केवल और केवल बारिश में ले सकते हैं, फिर जो गर्मी के टाइम आप उसका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे? एक्चुअली हरा चारा तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हम गर्मी बरसात के टाइम पे ले सकते हैं, लेकिन कुछ हरे चारे ऐसे आ गए हैं जिसकी हम 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल तक उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे एक है रिज़का, जो कि राजस्थान में मिलता है, 3 साल तक वो चलता है, वो आप लगा सकते हैं। उसको पहली कटाई उसकी आती है 45 दिन में, उसके बाद हर 15 दिन में उसकी कटाई आती रहती है। दूसरा है सुपर नेपियर। सुपर नेपियर जी, सुपर नेपियर में भी बहुत एडवांस वैरायटियाँ आ गई हैं। कुछ सुपर नेपियर इसमें का है जिसमें हमें इचिंग होती है, खुजली चलती है। यस सर। लेकिन कुछ सुपर नेपियर ऐसा आ चुका है जिसमें हमें खुजली नहीं चलती है, जानवर भी अच्छे से खाता है और अपनी कॉस्टिंग भी थोड़ी कम होती है। तो सर जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी वीट पड़ी हुई है, तो आप इनका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं? एक्चुअली ये हमारा सुबह 9-10 बजे तक साफ हो जाता है। यस सर। लेकिन आज कुछ गेस्ट आ गए थे। यस सर। उनके कारण ये सफाई हो नहीं पाई है। जी। लेकिन जैसे अपन यहाँ से बाहर निकलेंगे इसकी सफाई का काम शुरू हो जाएगा। ये जो बीट मैंगनी रखी हुई है, यस सर। ये मैंगनी एक्चुअली हमारा धन है, जी। पशुधन है, या हम इसे गोवर्धन भी कह सकते हैं। इससे हम खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट हम इससे तैयार करते हैं और उस वर्मी कंपोस्ट को फिर हम रीसेल करते हैं। तो सर आपने अभी वर्मी कंपोस्ट की बात की, तो आपने वर्मी कंपोस्ट कब से शुरू किया? वर्मी कंपोस्ट का ये मेरा पहला महीना ही है। अच्छा। आज मैं बेड लगा दूंगा उसका। हाँ। जी, उसके पहले हम इसको गड्ढा खोद करके, ये जो मैंगनी है, यस सर। हमने करीब 6-7 फीट गहरा गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे में हमने इसको डाल करके इसको पकाया है और उसके बाद इसको हमने हमारे खेतों में डाला है। सर आप जो बकरी पालन कर रहे हैं इसका मोटिव क्या है? मतलब आप मांस के लिए कर रहे हैं या फिर मिल्क के लिए कर रहे हैं या कोई और अदर मोटिव है आपका? इसका 2 ही है, एक तो मांस, दूसरा दूध, मिल्क। यस सर। 2 ही मोटिव है। अच्छा। और सर सबसे बड़ी दिक्कत जो फार्मर्स के सामने है कि जब वो उत्पादन कर लेते हैं तो उसे बेचेगा, मतलब आपने इतनी सारी गोट्स को पाल रखा है, जब अगर आप इनको सेल करेंगे जी। तो आप इसे कैसे टेकल करेंगे कि कहाँ सेल करना है? एक्चुअली क्या होता है, जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी हमें प्री प्लानिंग करनी होती है। यस सर। तो प्री प्लानिंग में हमने मार्केट पहले से तैयार कर रखा है हमारा, जी। हम उस मार्केट में इसको सेल करते हैं। अच्छा। और दूसरा ऑनलाइन भी हम सेल करते हैं। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे इनमें गर्मी के या ठंडी के समय कोई प्रॉब्लम वेदर का? बिल्कुल है ना, जैसे अभी आप देख रहे हैं, एक्चुअली ये जो अपना फार्म है ये गांव के बाहर है। यस सर। और यहाँ पे बरसात के टाइम पर बरसात भी अच्छी होती है, गर्मी के टाइम पर गर्मी भी अच्छी पड़ती है। Yes. तो जो हमने इसकी एक्चुअल जो हाइट रहनी चाहिए ज़मीन से, वो रहनी चाहिए 3 फीट। यस सर। लेकिन हमने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। क्यों ज़्यादा ली है? क्योंकि जब बरसात के टाइम पर आंधी तूफान के साथ में जब बरसात आती है तो वो अंदर पानी आ जाता है। यस सर। और जानवरों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए हमने थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ा ली है। यस सर। और जो ये आप ऊपर लगाए हुए लाइट, एक्चुअली ये ठंड के लिए है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक हेलोजन भी है। यस सर। और बल्ब भी है। यस सर। ये हेलोजन और बल्ब का काम है ठंड का, क्योंकि ठंड में यहाँ पर भयंकर ठंड रहता है। ये चद्दर जो भी आपको दिख रहे हैं ऊपर, ये पानी छोड़ते हैं नीचे। हाँ। मतलब पानी टपकता है ठंड में। तो जब हम बल्ब और हेलोजन दोनों लगा देते हैं तो यहाँ पर पूरी गर्मी बनी रहती है। अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको ठंड लगेगी, लेकिन आप यहाँ रहेंगे तो आपको गर्मी रहेगी। तो ये जानवरों को ठंड से बचाने के लिए। किसान भाइयों, जैसे कि मैं थोड़ा भी आगे पीछे देखा तो ना केवल सर की 2 आंखें बल्कि यहाँ पर और भी आंखें लगी हुई है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सर की सिर्फ 2 आंखें नहीं है, कैमरे भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो सर जो आपने कैमरे लगाए थे
या फिर एक बार सर का एजुकेशन बैकग्राउंड पूछते हैं कि सर ने कितना एजुकेशन गेन किया हुआ है। तो सर एजुकेशन मैंने डिप्लोमा करा है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैं 98 का पास आउट हूँ। अच्छा, तो किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना केवल खेती किसानी बल्कि हर चीज़ में एजुकेशन के बहुत ज़्यादा मायने हैं। तो सर एजुकेशन के बारे में थोड़ी सी कुछ बातें आप कहना चाहेंगे? साथ ही एजुकेशन आपको सिर्फ एक रोज़गार का माध्यम होता है, बाकी जब आप एजुकेट होकर के जब आप खुद सोचना समझना चालू कर देते हैं, अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस करना चालू कर देते हैं, उस टाइम पर एजुकेशन मायने नहीं रखती है। एजुकेशन का अपना महत्व है, यस सर। लेकिन एजुकेशन से बड़ी चीज़ होती है आपका सेल्फ डेवलपमेंट प्लस आपकी ऊंची सोच प्लस आपकी लगन। अगर आप में ऊंची सोच है, आप में लगन है, तो आप हर वो काम कर सकते हो जो आप करना चाहते हो। लेकिन एजुकेशन का अपना इम्पोर्टेंस है, यस सर। इसलिए एजुकेट सभी को होना है। ऐसा नहीं कि आप बीच मझधार में अपनी पढ़ाई को छोड़ करके फिर इस लाइन में आ जाएं, ऐसा नहीं। कारण क्या है? क्योंकि जब आप पढ़ाई को साथ में रख करके या पढ़ाई पूरी होने के बाद में इस काम को करते हो, तो आप इसको साइंटिफिक तरीके से कर सकते हो। यस सर। तो किसान भाइयों जैसे कि आपने देखा सर का जो एजुकेशन व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। तो सर ने जो एजुकेशन के बारे में बताया कि एजुकेशन ना केवल नौकरी का जरिया है, बाकी आप उसको गेन कर कर अदर लोगों को भी नौकरी दे सकते हैं। जैसे कि अभी सर कर रहे हैं, ये खुद तो रोज़गार ले ही रहे हैं, साथ में दूसरों को भी रोज़गार दे रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा सर हम आगे पोल्ट्री फार्म को देखते हैं। जी जी। चलिए। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम आ चुके हैं अभी फ़िलहाल कड़कनाथ फार्म पे, और सर का ही है जो कि जस्ट थोड़ा सा दूर पर ही है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर कड़कनाथ मुर्गियों के साथ साथ देसी मुर्गियों की भी रेयरिंग की जा रही है। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि सर जो आपने कड़कनाथ मुर्गियों को पाला हुआ है, इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव है सिर्फ मीट पर्पस यस सर। प्लस एग पर्पस। और सर आपने जब इनको खरीदा था तो इनके चूजे खरीदे थे या एग से इनको? नहीं, मैंने इनको एक दिन का चूजा लिया था। Yes, sir. एक्चुअली मैं झाबुआ गया था। झाबुआ की जो हेचरी है, यस सर। झाबुआ की जो हेचरी है, उस हेचरी से मैंने इसको लिया था। अच्छा। और ये मेरे सामने ही हेचरी खोल करके मुझे 500 चूजे, मैंने 500 चूजे वहाँ से परचेस किए थे। तो सर क्या कॉस्ट थी उन एक चूजे की? 60 रुपये पर चूजा मुझे दिया था ये। हाँ। मैं खुद ही इसको लेकर के आया था। और सर इनमें कुछ डिसीजेज आपको देखने को मिली? एक्चुअली जब हमने इन बर्ड्स को लिया था, कड़कनाथ को लिया था, उसी समय हमें इसकी सारी वैक्सीन का बता दिया था। तो जितनी भी वैक्सीन थी वो सारी वैक्सीन डे 1 से हमने इनको देना चालू करा। तो बीमारी के नाम से, डिजीज़ के नाम से हमारे पास में एक भी डिजीज़ नहीं आई है। यस सर। जी। मतलब सर का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पोल्ट्री में भी, और साथ साथ अभी गोट फार्मिंग में भी सर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप में से कोई भी यहाँ पर आना चाहता है तो आप लोग उज्जैन में, जो कि देवास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सर एक बार आपके गांव का नाम? मेरे गांव का नाम है जस्मिया, अच्छा। तहसील टोंकखुर्द, जिला देवास। और मेरे गोट फार्म का नाम है जस्मिया गोट फार्म ब्रीडिंग एंड ट्रेडिंग सेंटर। अच्छा जी। तो जैसे दोस्तों आप लोग ने एड्रेस सुन ही लिया होगा। अगर आप में से कोई भी आना चाहता है तो सर का बहुत ही प्यारा नेचर है, आप लोग में से कोई भी आ सकता है। सर बिल्कुल परेशान, मतलब आप लोग में से कोई भी परेशान नहीं होगा। सर का बहुत ही अच्छा नेचर है। तो सर मैंने अभी देखा कि आपने कुछ बतखों को भी पाल रखा है, तो जी, जी, जी। वो बतख किस काम आती हैं? एक्चुअली ये जो बतख है ये भी हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के हिसाब से है। यस सर। जैसे आपने देखा कि हमारे चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, जैसे इधर भी Yes, sir. कैमरा लगा हुआ है। पूरा जो फार्म है ये करीब 24 कैमरों से लेस है ये। यस सर। और साथ ही साथ हमारे 2 डॉग भी हैं, जर्मन शेफर्ड है, मेल फीमेल दोनों हैं। यस सर। और वैसे ये बतख भी है। तो ये बतख नीचे का कचरा भी खा लेती है, कीड़े मकोड़े भी खा लेती है, और साथ में हमारी सेफ्टी का भी काम करती है। जी। तभी यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि बतख भी यहाँ पर सर ने पाली हुई है। और सर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जो आपने अपने एक्सपीरियंस से गेन की हो वो आप बताना चाहेंगे कुछ किसान भाइयों को? किसान भाइयों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप बिना नॉलेज के कोई भी काम शुरू ना करें। कारण क्या होता है कि हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यार ये बकरी पालन है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 वाला काम है, इसको अपन अच्छे से कर सकते हैं। वास्तव में ये वैसा काम है, लेकिन इस काम पर आने पर हमको 2 साल का समय लग जाता है। Yes. क्यों लगता है? उसका कारण है क्योंकि हमने बचपन में बकरियां पाली थी, उसके बाद हम पढ़ाई में चले गए। यस सर। उसके बाद हम नौकरी धंधे पे चले गए, फिर सोचा चलो हम बकरी पालेंगे। तो बकरी पालने जब आप आते हो, कारण क्या है? देखो, 2 बकरी पालना, 5 बकरी पालना, 10 बकरी पालना बहुत आसान है क्योंकि आप उसको चरा सकते हो। यस सर। लेकिन जब आपके पास में बकरियों की संख्या ज़्यादा होती है तो आप उसको ओपन ग्रेजिंग नहीं करा सकते, उसको आपको स्टॉल फीड पे रखना होगा या सेमी स्टॉल फीड पे रखना होगा। Yes. जैसे बकरी पालन के 3 तरीके हैं।
पहला ग्रेजिंग मतलब चराई पर, यस सर। दूसरा है सेमी ग्रेजिंग जिसमें आप आधे दिन अपने फार्म पे रखते हो बकरियों को और आधे दिन के लिए चरने छोड़ते हो, देते हैं। और तीसरा है स्टॉल फीडिंग। तो स्टॉल फीड में आप देख रहे हैं हमारी बकरियां कहीं भी बाहर नहीं जाती है, यस सर। यहीं पर ही रहती है, यहीं पे ही खाती है, यहीं पे ही इनका सारा काम धाम होता है। तो जब आप 10, 15, 20 बकरी से ज़्यादा का पालन करते हैं तो आपको स्टॉल फीड पे ही कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही आप इनकी अच्छी तरह से देख रेख कर सकते हैं। यस। जी। और दोस्तों जैसे कि मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि सर की जो यहाँ पर क्लीनिंग व्यवस्था है वो मैंने देखा काफ़ी अच्छी क्लीनिंग व्यवस्था है। सर तो आपने अभी तक जो कड़कनाथ मुर्गियों की रेयरिंग की है लगभग 1.5 साल, तो इसमें से अभी एक भी प्लॉट बाहर निकला है या नहीं निकला? नहीं, हमारे यहीं से सारे चले जाते हैं। मतलब यहीं आलू यहीं- को इंटरेस्ट रहता है वो आकर यहाँ पर आकर के लेकर के चले जाते हैं। तो इस चीज़ की भी आपने सुविधा दे रखी है कि बिल्कुल, आप हमने लोग। सुविधा दे रखी है। अगर किसी को चाहिए तो हम 200 रुपये डिलीवरी चार्ज लेते हैं, जो हमारा बनता है। यस सर। वैसे मैं 1200 रुपये किलो जिंदा देता हूँ, जी। और 1.5 किलो का है तो 1800 हो जाता है, और 200 रुपये में डिलीवरी चार्ज लेता हूँ तो 2000 रुपये का पड़ता है। मतलब आप इससे कोरियर भी कर सकते हैं अगर कोई मांगे तो? ये हमारे आसपास के 100 किलोमीटर के अंदर में डिलीवरी दे देता हूँ। अच्छा। जी। अगर 50 किलोमीटर के ज़्यादा है तो फिर हम 400 रुपये डिलीवरी चार्ज लेते हैं। हाँ जी। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर आपको कोरियर की भी व्यवस्था मिल जाएगी। और वैसे सवाल काफ़ी है और आप लोग भी कुछ कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा सवाल आपको पूछना है। सर का कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिलते रहेगा, अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना है तो हमारे इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं, और हम आपको सर का भी डायरेक्ट वहाँ पर नंबर दे सकते हैं जिससे आप लोग डायरेक्टली सर से पूछ सकें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इतना खाली नहीं होता है कि हर कोई कॉल करे और वो आपकी कॉल उठाए। तो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पर आकर पूछ सकते हैं और मैं फिर आपको सर का नंबर दे दूंगा। और दोस्तों जैसे कि सर ने कहा कि आप लोग को कोई भी काम बिना सीखे नहीं करना है, तो सर ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस कैसे गेन किया, सर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ये भी ले लेते हैं। आपका बिल्कुल सही सवाल है। एक्चुअली जब मैंने इस काम की शुरुआत करी तो मैंने 3 जगह से ट्रेनिंग लिया। मैंने 3 अलग अलग संस्था में जाकर के ट्रेनिंग ली, यस। और ट्रेनिंग लेने के बाद में, सीखने के बाद में फिर मैंने इस काम की शुरुआत की है। तभी आज सर का जो पोल्ट्री फार्म है दोस्तों, आप उसको कभी घूम के देखिएगा जब भी आपको टाइम मिले, तो आपको पता चलेगा कि सर ने इसकी कितनी अच्छे से देखरेख कर रखी है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति बिना सीखे इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं कर सकता है। एक किसान एक्सपीरियंस से खेती कर सकता है लेकिन वो पोल्ट्री बिना एक्सपीरियंस के नहीं कर सकता। उसी तरह एजुकेशन और सर की जो नॉलेज है वो भी बहुत ही सीखने के कारण डेवलप हो चुकी है, और वो आज उस कारण बहुत ही अच्छी पोल्ट्री और क्या बोलते बोट्री कर पा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोग को कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछनी हो तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर टैग कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको डायरेक्टली सर का नंबर प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सर।